डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है लॉस का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ लॉस। जर्मनी अर्थशास्त्री अगस्त लॉस महोदय ने 1940 में जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक का 1954 में द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन के नाम से अनुवाद करते हुए एक केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे लॉस का केंद्र स्थल सिद्धांत कहते हैं। और यह केंद्र स्थल सिद्धांत किस जो क्रिस्टालर महोदय है उनके सिद्धांत का परिवर्तित रूप है। पहले क्रिस्टालर महोदय ने जो केंद्र स्थल सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसी को लॉस महोदय ने वर्तमान के अनुरूप परिवर्तित करके प्रतिपादित किया है। लॉस ने क्रिस्टालर के समान ही षटकोणीय व्यवस्था का प्रयोग किया है या उसको स्वीकार किया है, लेकिन जनसंख्या वितरण को समान रूप में नहीं माना है, इसको अस्वीकार किया है। लॉस महोदय का मानना है कि सभी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। लॉस के अनुसार कृषि ग्रामों का केंद्रीकृत बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है और उन्होंने अधिवासों के पदानुक्रम निर्मित करने की शुरुआत ग्रामीण स्तर से की है और कृषि ग्रामों के ऊपर की तरफ से बढ़ते क्रम में माना है। जबकि जो क्रिस्टालर महोदय थे उन्होंने सर्वप्रथम महानगर की कल्पना की है, यानी कि पहले ही महानगर को ला दिया है, इसके बाद गांव को लाया है। तो इसमें क्या होता है, महानगर को पहले विकसित होने से पहले वो खुद एक गांव रहता है, इसके बाद वो विकसित होकर के महानगर बनता है। तो ये क्या है, जो क्रिस्टालर का है वो वास्तविक जगत में नहीं है और लॉस का है वो वास्तविक है। इस प्रकार लॉस द्वारा दी गई आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना आंशिक रूप से जटिल है, लेकिन क्या है, ये बहुत वास्तविक है, जो वर्तमान रूप में भी या वर्तमान स्वरूप में भी दृष्टिगत है। लॉस का केंद्रीय स्थल पदानुक्रम विशिष्टीकृत है, जिसमें के मूल्य क्या है, क्रिस्टालर के पदानुक्रम की तरह स्थिर न होकर के परिवर्तनशील रहता है। यह समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, विकास के साथ परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 25, 28 ये विकास के बढ़ते क्रम के अनुसार अपना परिवर्तन ले लेता है। लेकिन जो क्रिस्टालर महोदय हैं उन्होंने क्या कहा था, जो उनका जो के मूल्य है वो स्थिर था, 3, 9, 12 इस प्रकार से वो चल रहा था, यानी कि वो एक स्थिर क्रम में ऐसे। लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये समय और विकास के साथ अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके से विकास करते हैं अपनी संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर। फिर है अधिवासों की संख्या व मात्रा दूरी के विचार से के बराबर 7, के बराबर 13 तथा के बराबर 19 की दशाएं सामान्य है, जो राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से स्थायी है। इस प्रकार लॉस महोदय ने के मूल्य को परिवर्तनशील पदानुक्रम में प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न आकारों के षटकोणों को एक बिंदु पर ऊपर नीचे रख कर सभी जालों को उस बिंदु के चारों ओर घुमाकर के मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि ये आपका बिंदु है, इसके चारों ओर घुमा करके हम के मूल्य ज्ञात कर सकते हैं कि कितना है, क्योंकि हर नगर में ये के मूल्य परिवर्तन होता है। इस प्रकार लॉस ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित 3 बिंदुओं को स्वीकार किया है। प्रमुख रूप से 3 बिंदु उसमें है, उपभोक्ताओं का गमनागमन यानी कि आवागमन न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि वो केंद्र स्थल क्या हो, लोगों को उनके पहुंच तक हो। फिर है, किसी आर्थिक उद्यम द्वारा अतिरिक्त लाभ अर्जित करना चाहिए, यानी कि कोई भी आर्थिक उद्यम जैसे कि रोजगार व्यवसाय जो भी हो, चाहे छोटे हो, लघु उद्योग, बृहद उद्योग कोई भी हो, इसके द्वारा लाभ अर्जित करना चाहिए। फिर है, केंद्रों के मध्य यातायात मार्गों की व्यवस्था को भी इस सिद्धांत में संबद्ध किया है, यानी कि केंद्र के मध्य आवागमन के लिए अच्छी यातायात मार्ग होनी चाहिए। ये 3 तथ्यों को उन्होंने स्वीकार किया है। फिर है, यदि केंद्रीय नगर के चारों ओर षटकोणी जालों को घुमाया जाए तो वह 60 अंश के खंडों में विभक्त हो जाएंगे, जिसके प्रत्येक खंड में केंद्र स्थलों का प्रतिरूप एक समान होगा। यानी कि ये क्या है, आपका एक सेंटर है। यहाँ से क्या बोला है, इसको घुमाएंगे चारों ओर। ये हम क्या किए, इसको चारों ओर घुमा दिए। इसके बाद इसमें क्या बोला है, 60 अंश के खंडों में विभक्त हो जाएगा। ये ऐसे विभक्त हो गया और ये क्या है, ये इधर एक विभक्त हो गया। इस प्रकार से ये विभक्त होगा 60 अंश में। प्रत्येक खंड का इसमें कितना अंश होगा, ये 60 अंश में होगा। इस प्रकार से ये भी 60 अंश का बनेगा।
ये भी 60 अंश के बनेगा। इस प्रकार से ये विभक्त होगा, चारों ओर को देखेंगे तो, ठीक है। तथा जिसके प्रत्येक खंड में केंद्र स्थलों का प्रतिरूप एक समान होगा, ये देख लिए। लेकिन कार्यों तथा बाजार क्षेत्रों की संख्या में अंतर के कारण प्रत्येक खंड 30 अंश के 2 समान खंडों में विभक्त हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, कार्य और बाजार की संख्या के आधार पर या उसके अंतर के आधार पर ये और भी विभक्त हो सकते हैं। 30 अंश के में ये विभक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये इसका छोटा रूप भी आ जाता है बाजार और कार्य क्षेत्र में, इसलिए। जिसमें एक भाग में अधिक विकसित और तीव्रतर विशिष्टीकरण वाले केंद्र होंगे, यानी कि यहाँ पर बहुत ही सेंटर क्षेत्र होगा ये बाजार केंद्र का, और दूसरे में इसका अभाव मिलता है, यानी कि ये क्या है, उसका उपभाग है जहाँ पर क्या है, छोटे छोटे सेंटर का विकास होता है, वो है। इसमें प्रथम को नगर का संपन्न क्षेत्र माना जाता है, दूसरे को नगर का निर्धन क्षेत्र माना जाता है, ये कहा है लॉस ने। फिर है लॉस द्वारा क्रिस्टालर के सिद्धांत में क्या क्या परिवर्तन किया गया या संशोधन किया गया, इसका अध्ययन करते हैं। उनके सिद्धांत का अध्ययन कर लिए, अब उसके द्वारा किए गए जो परिवर्तन है उसका अध्ययन करते हैं। लॉस ने के मूल्यों को परिवर्तनशील माना है। उनकी व्यवस्था क्रिस्टालर की तुलना में अधिक लचीली तथा वास्तविक के निकट है, यानी कि लॉस ने के मूल्य को परिवर्तित किया है, उनके में स्थिर था, इनके में परिवर्तनशील है। फिर सेकेंड है, लॉस ने बताया कि षटकोणी की आकृति को परिवर्तित करने पर के बराबर 9, 12, 13, 16, 19, 21 इस प्रकार से व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। लॉस के अनुसार षटकोणी आकृति में कई अभिस्थापन करने से जो प्रारूप उभरता है वह वास्तविकता से अधिक निकट रहता है, यानी कि जो षटकोणी आकृति के आधार पर परिवर्तन होता है उसमें बहुत सारे वास्तविक नगर उभरते हैं, ये कहा है। जबकि उन्होंने क्या कहा था, लॉस के क्रिस्टालर के अनुसार ये 3, 9, 27 इस प्रकार से चलेगा, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में चल रहा था उनका। फिर है, यह भी बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी उच्च स्तर के केंद्र निम्न स्तर के केंद्रों के कार्य करते ही हो, यानी कि लॉस ने इसको भी परिवर्तन किया। क्रिस्टालर महोदय ने कहा था कि सभी उच्च स्तर के केंद्र निम्न स्तर के कार्यों को करते हैं, लेकिन इन्होंने यह बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो निम्न स्तर के कार्य को करने के लिए बाध्य हो। ये लॉस महोदय के अनुसार है, जो कि सत्य है। जितनी संख्या में केंद्र द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है उसी के अनुसार बाजारी क्षेत्र का आकार भिन्नता लिए होता है, ये लॉस महोदय के अनुसार है। लेकिन जो क्रिस्टालर महोदय है उनके अनुसार क्या है, सेवा केंद्र भी एक ही अनुसार रहेगा, ये बताया है उन्होंने, उनमें भिन्नता नहीं रहेगा उनके आकार में, ये बताया था उन्होंने। वो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन ये परिवर्तनशील है। फिर अगला जो परिवर्तन किया है वो है, महानगर को केंद्र मानकर अगर षटकोणी जालों को इस प्रकार प्रत्यारोपित किया जाए कि उत्पादन केंद्र जितना संभव हो उतना एक रेखी समूह में आ जाए, जैसे कि जो यातायात सिद्धांत को मूल विचारधारा के अनुकूल हो, तो षटकोणी क्षेत्र 6 भागों में बढ़ जाएंगे। उनमें उत्पादन केंद्रों के मध्य की दूरी कम हो जाएगी और माल का प्रवाह जो है बढ़ जाएगा, ये कहा गया है। एक केंद्र है, इसमें क्या बोला गया है, एक केंद्र है। अब इस केंद्र में ये समझ लीजिए एक केंद्र है, और इसमें क्या बोला गया है, उनका एक एक रेखी समूह में आ जाएगा, वो जितना संभव होगा रेखी समूह में आएगा, और इसके बाद वो 6 भाग में बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे करके इसको बांट दिए 6 भाग में, इस प्रकार से। उसमें 6 भाग में बांटने से इधर का माल भी आसानी से इस केंद्र में आएगा, इधर का माल भी इस तरह आएगा, और यहाँ का माल भी आसानी से आ जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, ये कहा है इन्होंने। फिर अगला जो परिवर्तन है वो है, जब कई केंद्र एक दूसरे से मिलन की दशा में आ जाएंगे तो इससे अधिकतम खरीद स्थानीय स्तर पर होने लगेगी। इस व्यवस्था में न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत पाया जाता है, जो मानव प्रवृत्ति के अनुकूल है कि वह कुछ पाने के लिए कम से कम मेहनत करना पसंद करता है। तो ये वास्तविक है कि वर्तमान में मानव कुछ भी पाना चाहता है लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम करना चाहता है, तो ये भी सही है। लास्ट के भूदृश्य की विशेषता है कि इसमें प्रत्येक खंड स्पष्ट और बराबर 2 भागों में पुनः बढ़ जाता है, जिसमें एक खंड में अधिक विकसित तथा दूसरे खंड में तीव्रतर विशिष्टीकरण के केंद्र होंगे। वह दूसरे खंड में ऐसे केंद्रों की संख्या काफी कम होगी
जहाँ यहाँ पास क्या होंगे, यहाँ पास ग्रामीण क्षेत्र के यानी कि अर्धविकसित क्षेत्र होंगे। इन्हें लास्ट ने क्रमशः नगर के धनी खंड और निर्धन खंड के नाम से बताया है। तो ये हो गया क्रिस्टालर के सिद्धांत में परिवर्तन लास्ट द्वारा। अब हम देखते हैं क्रिस्टालर और लास्ट के सिद्धांत की तुलना। कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टालर एंड लॉस थ्योरीज। क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित केंद्र स्थल सिद्धांत और लॉस द्वारा संशोधित मॉडल में मौलिक समानता होते हुए भी महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। दोनों के सिद्धांतों में प्रमुख समानताएं और असमानताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहले हम समानताएं देखते हैं, फिर असमानताओं का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टालर और लॉस महोदय दोनों ने ही बाजार क्षेत्रों की षटकोणी या षटभुजा जो आकृति है उसको स्वीकार किया है तथा केंद्रों की जो त्रिभुजाकार या षटभुजाकार व्यवस्था को आदर्श रूप स्वीकार किया है। ये दोनों में समानता है। फिर सेकंड है, क्रिस्टालर और लॉस दोनों ने षटभुजी व्यवस्था के लिए सभी दिशाओं में समान पहुंच वाले ऐसे सीमा रहित मैदानी प्रदेश की कल्पना की है जो सर्वत्र समान घनत्व पाया जाता है। यद्यपि क्रिस्टालर ने इस मैदानी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण को सतत और समान माना है, किंतु लॉस ने इसको अस्वीकार किया है और सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु कृषि ग्रामों और जो पुरखों से पूंजित अधिवास को न्यूनतम इकाई माना है। ये इनमें समानता है। फिर है, क्रिस्टालर एवं लॉस दोनों ने केंद्र स्थलों के पदानुक्रम के निर्धारण हेतु के मूल्य का प्रयोग किया है, यद्यपि दोनों की कार्यविधि एवं प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर है। के मूल्य का प्रयोग किया है, लेकिन इनमें क्या है, एक का केंद्र जो के मूल्य है वो स्थिर है और एक का परिवर्तनशील है। ये इनमें असमानता है। अब उनकी असमानताएं देखते हैं। क्रिस्टालर ने पूरे प्रदेश के केंद्र स्थलों के निर्धारण में के मूल्य को स्थिर माना है, जिसके अनुसार सभी केंद्रों के लिए के मूल्य निश्चित तथा समान होता है। यह मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि के मूल्य जो है वो स्थिर नहीं होता और न ही समान होता है और न ही निश्चित होता है। वो परिवर्तनशील होता है, अनिश्चित होता है, जो समय और विकास के साथ बढ़ता घटता रहता है। लॉस ने पदानुक्रम को पर्याप्त लचीला और परिवर्तनशील बना दिया है, जो विभिन्न दशाओं में लागू होता है, चाहे वर्तमान को देखें या भूत को देखें, और वास्तविकता से अधिक समीप है। ये उनमें असमानताएं हैं। फिर है, क्रिस्टालर ने केंद्र स्थलों को निश्चित पदानुक्रमी वर्गों में विभक्त किया है और बड़े केंद्र के अंतर्गत लघु केंद्रों को रखा है। उनके अनुसार प्रत्येक बड़े केंद्र में अपने से छोटे केंद्रों से संपन्न होने वाले सभी कार्य विद्यमान होते हैं। इस प्रकार वृहद नगर में अन्य छोटे केंद्रों में पाई जाने वाली क्रियाएं और सेवाएं विद्यमान होती है। और इसके विपरीत लॉस महोदय ने कहा है कि पदानुक्रम नगरों के पदानुक्रमी सातत्य पर आधारित है और बड़े केंद्रों में अपने से लघु केंद्रों के सभी कार्य आवश्यक रूप से विद्यमान नहीं है। छोटे जो केंद्र है वो छोटे रूप से कार्य करते हैं, बड़े केंद्र है वो बड़े रूप से कार्य करते हैं। यह भी हो सकता है कि लघु केंद्र स्थलों में उच्च स्तर के कार्य भी विद्यमान हो, उनका विकास होता है, और बड़े केंद्र स्थलों में निम्न स्तर वाले कतिपय कार्य उपस्थित न हो। ये भी हो सकता है। उन्होंने माना है कि ये हो सकता है किसी परिस्थिति में, लेकिन वैसा नहीं है। तो लॉस और इसमें ये अंतर है। फिर है, क्रिस्टालर उत्तम कार्यभार वाली सेवा तथा प्रादेशिक महानगर से प्रारंभ करते हुए ऊपर से नीचे क्रम की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि वो ग्राम से महानगर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो क्रिस्टालर महोदय है वो महानगर से ग्राम की ओर आ रहे हैं। ये महानगर है और ये इधर ग्राम की ओर आ रहे हैं, ऐसे अध्ययन किए हैं इन्होंने। लेकिन जो लॉस महोदय हैं उन्होंने निचली कार्यभार वाली सेवा एवं सबसे छोटे केंद्र स्थल से प्रारंभ कर ऊपर की ओर महानगर की ओर गए, क्योंकि सबसे पहले महानगर क्या होता है, गांव होता है, गांव से क्या हो जाता है, कस्बा बनता है, कस्बा से नगर बनता है, नगर से फिर महानगर बनता है। ये राइट है। तो जो लॉस का सिद्धांत है वो राइट है। फिर है, क्रिस्टालर का सिद्धांत जहां तृतीयक सेवाओं की व्याख्या हेतु उपयुक्त है, वही लॉस का मॉडल द्वितीय क्रिया हेतु ज्यादा ही अच्छा है। द्वितीय क्रियाकलाप कहे चाहे प्राथमिक क्रियाकलाप को ले ले, सभी के लिए ये है। क्रिस्टालर के अनुसार एक पदानुक्रम के सभी स्थान एक समान जनसंख्या वाले होते हैं, जबकि लॉस का नियम कोटियाकार नियम के अनुसार होता है। वो एक समान जनसंख्या नहीं रखता। गांव में कम जनसंख्या होती है, कस्बा में इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, नगर में इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा,
महानगर में इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा और जो विश्व नगर है उसमें इससे भी ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने लॉस ने उससे स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। यदि आपको किसी टॉपिक में और क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख देंगे। धन्यवाद।